ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन है शायद आपको लास्ट टाइम डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन जो है किसी एक प्रोडक्ट का या दो प्रोडक्ट का या 10 प्रोडक्ट के प्राइस का राइज करना इन्फ्लेशन नहीं कहलाता, बल्कि ग्रुप ऑफ या बास्केट ऑफ गुड्स का जो है ना एज ओवरऑल इंक्रीज जो है ना वो इन्फ्लेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ग्रोसरीज साल इस महीने से ले लेगा, इस महीने अगर आपने 60,000 रुपए की ली है और नेक्स्ट जो है वो जाती है और 62,000 की आप लेती हैं, वही के वही सेम गुड्स है और सर्विसेज जो आप यूज कर रही हैं, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन हुई है। लेकिन इट डजंट मीन के प्राइस ऑफ एवरी गुड्स राइजेस। ये हो सकता है कुछ की प्राइस नीचे आई हो, कुछ की प्राइस ऊपर गई हो, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो आपके एक्सपेंडिचर जो है 62,000 हो गया। तो बेसिकली इसका मतलब इन्फ्लेशन है। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, और दूसरा बात जी। यह है कि सस्टेन इंक्रीज है, ये नहीं कि अगर बढ़ गई फिर कम हो गई, प्राइस ऊपर चली गई फिर नीचे आ गई, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब सस्टेन्ड है और बास्केट ऑफ गुड्स, दो तीन पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसके अंदर। ठीक है, इन्फ्लेशन डज नॉट मीन दैट एवरी प्राइस इज राइजिंग और दैट दे आर राइजिंग एट द सेम रेट। सेम रेट भी जरूरत नहीं है। What it does mean is that on average, prices are rising at a particular rate. For instance, an inflation at 6% would mean that on average prices are 6% higher than the previous period. Normally, this period is actually 1 year होता है, and the ठीक है ना, नॉर्मली ये होता है। लेकिन अब इन्फ्लेशन वीकली, मंथली और क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, ईयरली होता है। अच्छा, डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन हमने पढ़ा था कि तुम्हें पढ़ रहे हो कि 2% अगर 3% है ना, ये नॉर्मल है। ठीक है ना, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन अगर हो रही है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए और अगर 50% से एक्सीड कर जाए, तो ये बहुत डेंजरस होता है और बड़ी जो है ना, इसमें जिम्बाब्वे में ये प्रॉब्लम आई थी, एक जमाने में जर्मनी में भी आई थी ये। ठीक है, ये 20% 20th सेंचुरी के अंदर ये आई थी। और इसकी वजह से आपकी जो जो पेपर करेंसी है, ये जो करेंसी आपकी है वो बिल्कुल वर्थलेस हो जाती है। ठीक है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन और लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, ये दोनों एक्सट्रीम साइड हैं। ये लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और ये एक्सेप्शनली हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, विच रिजल्ट पीपल लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द करेंसी। उनकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे आपको शायद याद होगा कि अफगानिस्तान के अंदर, इराक में ये मसला हुआ था कि करेंसी जो है वो वर्थलेस हो गई थी, और क्योंकि वॉर की वजह से इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था कि आपकी जो है ना वो लोग जो है वो करेंसी की बजाय जो है ना वो बार्टर सिस्टम पे आ गए थे, चीज की वजह से, क्योंकि चीज की इंपॉर्टेंट थी, पैसे की वैल्यू नहीं थी। फिर क्या किया इन्होंने, इसका इसका जो सोल्यूशन होता है बेसिकली ये होता है करेंसी को चेंज कर दें। ठीक है, उसकी नए यूनिट निकालने, जैसे डॉलर चलना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो उसकी ये होती है हाइपर इन्फ्लेशन, बड़ी डेंजरस। अच्छा, मेजरमेंट कैसे करते हैं इसके? मेजरमेंट बेसिकली इसका तरीका होता है आपका कि इसको आप ये मैंने पढ़ लिया था। ये याद याद मेरा ख्याल ये हमने पढ़ लिया याद था, है मुझे याद जी। तो है ना, ये हमने सारा जी। कर लिया था। और ये हमने शायद ये पढ़ना था हमें, कॉज इन्फ्लेशन भी हमने पढ़ लिया था, कॉस्ट पुश ये शायद पढ़ना था, कॉस्ट पुश जी। और डिमांड पुल ना। देखिए, सिंपल दो किस्म के इन्फ्लेशन होते हैं, एक कॉस्ट पुश होते हैं। कॉस्ट पुश का मतलब होता है कि आपके पास कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से अगर जो इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन कॉज विद इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी अगर बढ़ी है तो जाहिर आपकी सेल प्राइस भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, उसकी वजह से ये कहलाती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि सप्लाई तो है लेकिन आपके पास डिमांड ज्यादा हो जाए। जब डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी प्राइस ऊपर चली जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी डिमांड उस प्राइस को पुल कर लेती है। और जो है वो, और जो कॉस्ट पुश का मतलब होता है कि कॉस्ट जो है वो आपकी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई। अमूमन क्या होता है कि आपने कुछ गुड्स आप लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, तो दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर इन्फ्लेशन है, वहां से आप इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं और फिर एज ए इनपुट या रॉ मटेरियल आप यूज कर रही हैं अपनी प्रोडक्शन में, तो ये आपके
दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि आपने इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर लिया। क्योंकि इन्फ्लेशन दूसरी कंट्री में था, लेकिन जो रॉ मटेरियल आपका यूज हो रहा है, तो आपने वो क्या आपने जब यूज करेंगे जाहिर है महंगा यूज करेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है बेसिकली। अच्छा, डिमांड पुल वाला नहीं समझ आया मुझे, ये क्या था? डिमांड पुल वाला बेसिकली क्या होता है कि आपकी डिमांड बढ़ गई। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रही हैं कि जो है ना वो एक पर्टिकुलर जो है ना किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। फॉर एग्जांपल एक सीजन आ जाए कि फिर जो है वो फास्ट फूड की जो है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग फैशन में आ गए, इसमें आगे लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ना, या ऑनलाइन गुड्स की डिमांड बढ़ गई है। तो वो उससे क्या होता है, डिमांड की इज द प्राइस इंक्रीज ड्यू टू द डिमांड, दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही की वही है, आपकी प्राइस वही की वही है, लेकिन क्योंकि आपकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। समझिए, आपको पता है ना, जब भी डिमांड ज्यादा सप्लाई कम हो तो प्राइस ऊपर चली जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि ये सीजनल डिमांड इस वजह से वैसा है ये, जैसे जो आपके अंडों की जो है ना वो डिमांड सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ड्राई फ्रूट्स की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्वेटर्स की है ना जो वार्म क्लॉथिंग की जो है ना डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ये है तो सीजनल, लेकिन बेसिकली डिमांड की वजह से प्राइस ऊपर जाइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वही की वही है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी आगे। है ना, ठीक है ना, यानी कि अगर इन्फ्लेशन के दो कॉजेज हो सकते हैं। एक कॉज है कॉस्ट, यानी कि आपकी जो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि अच्छा जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, लेबर महंगी हो गई है, या आपके इनपुट जो है ना वो महंगे, रॉ मटेरियल वगैरह महंगा हो गया, जब महंगा हो गया जाहिर है इसकी वजह से जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो जाहिर है फिर वो प्रोडक्शन आप जो प्रोडक्ट आप सेल करेंगे वो हायर प्राइस पे करेंगे, तो उससे इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, और सबकी बढ़िया कि एक एक और दो प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, एज अ बास्केट ऑफ गुड्स की बात हो रही है, ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, ये एक वजह तो ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाती है। दूसरी है कि जनरली जो है ना वो डिमांड हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जो है ना वो इमिग्रेशन जो है ना बता दो, जो लोग जो है ना हमारे मुल्क में ज्यादा आ जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, हर चीज की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि क्या कहलाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ? जी अभी हो गया। ठीक है, देखिए फिर भी हम पढ़ लें। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कॉज बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड नॉट मैच बाय इक्विवेलेंट इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, जब आपके पास डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाती, तो उससे क्या होता है, डिमांड आपके जैसे ये आपको ग्राफ शो हो रहा है यहाँ पे, ये अगर आपकी प्राइस जो है वो एग्रीगेट सप्लाई आपकी, अच्छा एक और वजह भी हो सकती है, ये कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, समझिए ये कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन है, मतलब आपकी सप्लाई ये थी, डिमांड ये थी, डिमांड उतनी की उतनी, लेकिन किस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपकी सप्लाई कम होगी। ठीक है, जब कम हो जाएगी जाहिर प्राइस ऊपर चले जाती है। पहले इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ना वो ये थी, पी थी, अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, पी वन होगी। ठीक है, अच्छा ये वाली देखें, ये कॉस्ट पुश डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। इसका मतलब है कि सप्लाई वहीं की वहीं है, डिमांड जो है वो पहले ये थी, डिमांड शिफ्ट होके ऊपर चली गई। जब डिमांड ऊपर सप्लाई वहीं की वहीं रहती है तो क्या होता है, ये प्राइस ऊपर चली जाती है। ठीक है, अच्छा अली एक बात सुना, अगर आपके पास ये सप्लाई है, डिमांड बड़ी है, तो अगर सप्लाई भी यहाँ से ऐसी आ जाती तो क्या होता, फिर आपका प्राइस में कोई फर्क नहीं आता। बात समझ आ रही है आपके? यानी कि जी जितनी आपकी डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ी है, तो प्राइस में कोई फर्क नहीं आता। आप इसको जो है ना घर में प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। जैसे आपने ये बनाया, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे अगर लूँ और यहाँ से ये देखें, ओहो ये बर्बाद हो गया। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधी लाइन बोल पाते हैं, ये तो नीचे आ गई ना, देखें अगर सप्लाई से ज्यादा हुई, ये नीचे आ गई। लेकिन अगर आपके पास ये सप्लाई अगर यहाँ से एग्जैक्टली ये नहीं बन, तो क्या होगा, फिर आपके पास ये वाली प्राइस इतनी नीचे आएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा आपके अगर सेम आ जाएगी ना, तो फिर क्या होगा आपका, अगर तब तक यही आपका यही अगर आपका देखें, आपके पास पहले ये थी, अब आपके पास ये वाली यहाँ आ गई, प्राइस इतनी आ गई, और नीचे आ जाएगी तो समझ बात समझ आ रही है आपके? जी
यानी कि जितनी आपकी डिमांड जितना ज्यादा आते हैं उसके आपसे आपका जो है ये अगर आपको ये वाला अगर आगे मिसाल के तौर पर देखिए आपके पास ये प्राइस जो है तकरीबन वही की वही है। अगर इतना फर्क आएगा एग्जैक्टली सेम आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से आएगी तो इसका मतलब प्राइस से इतनी फर्क पड़ेगा, और अगर और यहाँ पर आ जाएगी तो प्राइस और नीचे आ जाएगी। ये क्यों होगा? ये इसलिए सॉरी यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ये क्यों होगा? ये इसी वजह से होगा कि आप देखें कि आपके पास कंफ्यूज तो नहीं हो रही आप? इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि नहीं, ये समझ आ रहा है। है ना, कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई बढ़ गई तो जाहिर प्राइस नीचे आ जाएगी, और ये डिमांड अगर देखिए जितना डिफरेंस अगर इससे कम आएगा तो जाहिर प्राइस ऊपर चली जाएगी। ठीक है, यानी कि डिमांड सप्लाई अगर में डिफरेंस जो है वो बेसिकली इन्फ्लेशन का कॉज होता है, और दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर आपके पास डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, एक में आप इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे दो चीजें हैं, एक मोनेटरिस्ट कहलाती है और एक होती है कीनसियन इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक है ना, ये मुख्तलिफ जो लोग जो मॉनेटरी पे जो इस पे बिलीव करते हैं, मनी सप्लाई के ऊपर, वो कहते हैं मोनेटरिस्ट कहलाते हैं। और कीनसियन जो है ना वो उनका इसको मतलब थिंकिंग डिफरेंट है। ये ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स है जो इस पे डिपेंड जो मतलब इस पे बिलीव करते हैं वो कहलाते हैं मॉनेटरिस्ट कहलाते हैं। और जो डिफरेंट जो है ना वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन या किसी और पे डिपेंड रिलाई करते हैं वो कहलाते हैं कीनसियन। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब क्या है कि इकोनॉमिस्ट who consider that inflation is caused by the excessive growth in the money supply, ये कहते हैं जितनी मनी सप्लाई बढ़ती रहेगी और उतनी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। बेसिकली इसको हम कहते हैं कि सो मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मतलब आपके पैसे ज्यादा हैं और आपके पास जो है वो गुड्स अगर कम है तो प्राइस ऊपर चले जाएगी। ठीक है, ये इनकी स्कूल ऑफ थॉट है। जहां कंफ्यूजन फिर बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, जी। अच्छा अच्छा, यहाँ से हम आके अच्छा कॉन्सिक्वेंस कौन कौन से होते हैं? अच्छा, ये भी होता है, एक कॉज होता है कि रिडक्शन इन, आपके पास क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स में कमी आ गई। ठीक है, इन्फ्लेशन में रिड्यूस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है आपका अनप्लान रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी होता है कि सम पीपल में गेन एंड सम पीपल में लूज एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी होता है। इन्फ्लेशन से कुछ लोग को फायदा होता है, कुछ से आपको नुकसान होता है। ठीक है, और क्या होता है जाहिर है किसको फायदा होता है? मिसाल के तौर पर इसको समझें, किसको फायदा होता है? मिसाल के तौर पर जिसने पैसा दिया हुआ है उसको क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन हो गई, कीमत बढ़ गई। जिसने पैसा किसी को लोन दिया हुआ है उसको तो नुकसान हो गया, क्योंकि जब वापस मिलेगा चाहे वो बढ़ के मिले, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू, जो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, और जिसने पैसा लिया हुआ है उसको वो वापस करेगा तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी है, तो उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है आपके? ये कंफ्यूजन हो रही है? देखिए इसको इसको भी यहाँ पढ़े देखें। Some people may gain and some people may lose as a result of inflation. For instance, the rate of interest does not rise in line with the inflation. ठीक है, borrowers अच्छा जिन्हें borrow किया will gain and lender यानी saver will lose. This is because borrower will pay their less in real terms and the lender will receive less. बात समझ में आ रही है? यानी कि जो पैसा हम आप जाके वापस करेंगे, जैसे 10% अगर आपने इंटरेस्ट वापस किया और 10% ही अगर आपको मिसाल के तौर पर अगर इन्फ्लेशन हो गया है, तो बेसिकली आपने सेम रेट पैसा वापस किया, तो उसका कोई वो नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है लिया? जी, अच्छा ग्रेट। समझ अच्छा, आ रही। वेरी गुड। अच्छा, मेन्यू कॉस्ट का मतलब होता है कि जब वो जो आप जब आप मेन्यू समझिए, मेन्यू हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है? मेन्यू मिलता है। अब जब प्राइसेस चेंज हो जाती है फिर आपको सारा का सारा टैग और सब चेंज करना पड़ेगा। स्पेशली इसमें जरूरत है, अगर आप किसी कारपेट की शॉप में जाएं तो वो उनमें डिफरेंट कैटलॉग होते हैं, और भी जिसमें जिसमें कैटलॉग और वो देना पड़ता है, वो सब चेंज करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट भी आपकी आ जाती है। प्राइसेस चेंज हो गई तो आपको जो कैटलॉग की है प्राइस है, जो मेन्यू बार है उसके अंदर जो है ना सब चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये चीज काफी हद तक कम हो गई है। क्यों? अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो अब आपके पास जो है ना वो एक छोटा सा वो जो बार कोड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो बार कोड लगा होता है, उसको अपने मोबाइल से स्कैन करके सब प्राइस बता देती है।
तो वो कंप्यूटर में खाली चेंज कर देते रहे, तो ये किसी हद तक अब न्यू टेक्नोलॉजी में काफी हद तक इसकी कॉस्ट जो है ना, काफी इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। आपने देखा है कभी किसी रेस्टोरेंट में, या किसी जगह पे आप जाए, बार कोड आपको करना, खाली प्राइस आ जाती है, देखा आपने? नहीं, नहीं देखा, मैंने अच्छा। तो नहीं। अच्छा, अच्छा, आप लाहौर में रहती है ना, कभी मनाली वगैरह जाना हुआ आपका? जी। तो वहाँ पे आप जो है ना, तो मैं ख्याल काफ़ी, मैं ख्याल आपको 4-6 महीने हो गए भई, या ज़्यादा अरसा हो गया गए हुए। अब कभी जाएँगे ना, वहाँ पे टेबल पे जो है ना, वो लगा हुआ होता है, क्या कहते हैं, एक छोटा बारकोड सा लगा हुआ होता है। आप सिंपल क्या करें, आप अपना मोबाइल निकालें और उसको स्कैन कर लें। तो उससे पूरी जो है ना, वो जो आपकी जो लिस्ट है ना, जो भी आपकी जो खाने की जो चीज़ें हैं, वो हर एक की पूरी लिस्ट आ जाती है। तो आपको फिज़िकली जो है ना, वो बारकोड की इसकी ज़रूरत, और मतलब ये कि वो जो 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 क मुस्लिम मोटी सी किताब टाइप लिख के लाके देते हैं, वो डिफरेंट गुड्स की प्राइस दी हुई होती है, उसकी अब ज़रूरत नहीं रही। ठीक है? जी। चलें, ये हो गया। तो अब लेकिन पहले था, लेकिन अगर चेंज करनी पड़ रही है आपको, ज़ाहिर है फिर तो कॉस्ट तो आएगी ना, आपके प्राइस टैग, कोड, वो सब चेंज करना पड़ा। अच्छा, शू लेदर कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? अच्छा, अब एक स्टेशन से दूसरी जगह आप चेंज करना पड़ रहा है ना आपको, तो उसकी वजह से आपको कॉस्ट आ रही है। जैसे दीज आर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन मूविंग मनी फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द अनदर इन सर्च फॉर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये भी कॉस्ट आती है आपकी, एक जगह से आप पैसा आपने। अच्छा, जनरली आप इस बात को समझे कि हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, हम कैम्ब्रिज जब पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये यूके का सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, तो उधर क्या होता है कि, बल्कि अब तो खैर पाकिस्तान में भी है, इस कंट्री में भी, जो जो इन्वेस्टर होते हैं, पैसे इनके पास होता है, वो क्या करते हैं कि जिस कंट्री के अंदर आपके पास पैसा इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होता है, वो अपना पैसा वहां ले जाते हैं। पिछली आपको शायद याद होगा कि पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट रेट को हाई कर लिया था, तो उससे क्या हुआ था कि डिफरेंट जो कंट्रीज के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, अपना जो इन्वेस्टर थे, उन्होंने पैसा पाकिस्तान में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा था। इस वक्त जापान में जो है ना, 0 इंटरेस्ट रेट है। इस वक्त यूएस से यूके में 1 और 2% है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है वहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि आप वहां से पैसा निकाल के दूसरी कंट्रीज में, जहाँ पे रेट ज्यादा होता है, वहां पे हम लेके चले जाते हैं। क्लियर हो गया? जी। अच्छा, एक और है फिस्कल ड्रैग। दिस इज नाउ समटाइम रेफर्ड टू एज द ब्रैकेट पीरियड। इट अकर्स व्हेन द इनकम लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू, ये भी फिस्कल ड्रैग में आप चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका इनकम आपकी बढ़ गई है, जरा सी इनकम बढ़ी आपकी, तो आप अगले ब्रैकेट में चले जाते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स जो दिया जाता है ना, कि हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है नहीं, और डिटेल नहीं है, फिर जाहिर है आपको अंदाजा नहीं होता इनकम टैक्स को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। होता क्या है कि खास इनकम आपकी है, अगर आपकी मिसाल के तौर पर आपकी इनकम अगर ये 18,000 है, ठीक है ना, और आपकी जो है ना वो और 20,000 तक जो है ना, वो समझे सेम रेट है, 18 है, 19, 20 तक सेम है, लेकिन आपकी इनकम जो 21 हो गई है फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 2 से 3 हजार आपके बढ़े, लेकिन आपका अगले टैक्स ब्रैकेट में चलेगी, यानी कि आपको ज्यादा टैक्स कटेगा आपको। ठीक है, तो आपकी इनकम जो है ना 18 से और कम हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आप फिस्कल ड्रैग में आ जाती हैं, कि आपके पैसे ज्यादा कट जाते हैं, और इन्फ्लेशन के हिसाब से जो आपकी जो बजाय, तो आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन टैक्स ज्यादा कटने की वजह से आपको, और फिर इन्फ्लेशन की तमाम चीजें मिला के होता क्या है कि बेसिकली आपको लूज कर रही है। देखिए इसका, आप इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। इट अकर व्हेन द इनकम टैक्स लेवल corresponding to the different tax rate are not adjusted in line with inflation. As a result, people and firms are dragged into a higher tax bracket. It can be argued, however, that this is a cost of an inefficient tax system rather than the cost of inflation. ठीक है ना, ये जाहिर है, ये अभी इसमें आर्गू कर रहे हैं कि भाई ये हमारा मसला नहीं है इन्फ्लेशन का, नहीं, बल्कि ये जो जो टैक्स अथॉरिटीज है, उन्होंने जिस टैक्स किया है, बेसिकली उनका इशू है, उन्होंने गलत सिस्टम में लगाया, इसमें जो इन्फ्लेशन का कॉज नहीं है। ये तो अभी ये बात क्लियर हुई आपकी, नहीं हुई? हो गई है। चलें, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद जो है ना, डिस्करेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज जाते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा होती है ना, तो फिर आपको क्या, इन्फ्लेशन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्करेज होता है, एंड फिर इन्फ्लेशन आपको पता ही नहीं होता प्राइस कहाँ से कहाँ जाएंगी। इसमें जब आपकी किसी में कोई ऑर्डर आया आपके पास, तो आपको पता ही नहीं होता कितने टैक्स कितने पे आप जाके इसको चेक करेंगे। विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ पे थोड़ा सा ये नेगेटिव जाता है। अच्छा, इन्फ्लेशनरी नॉइज का मतलब होता है काफी जो है
इन्फ्लेशन काफी मनी इल्यूजन होता है। इल्यूजन समझती हैं आप? इल्यूजन का क्या मतलब होता चीज? है इल्यूजन। इल्यूजन इल्यूजन का मतलब होता है कि नॉट रियल। ठीक है ना, कि आपको जी। मतलब वहम, जैसे वहम भी कह सकते हो, लेकिन ये आप इसको इल्यूजन का मतलब होता है कि एक एक दैट इज नॉट रियल एक्चुअली। दिस इज आल्सो कॉल्ड मनी इल्यूजन। आपको लगता था आपके पास पैसा था, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपकी उतनी वैल्यू होती नहीं है। अच्छा, व्हेन कॉजेज कंज्यूमर एंड फर्म्स टू कंफ्यूज प्राइस सिग्नल, इन्फ्लेशन कैन मेक इट डिफिकल्ट टू असेस वेदर इट। अच्छा हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये प्राइस, हम जो थ्योरी पढ़ी थी ना हमने, उसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास डिमांड सप्लाई जो होती है, वो सिग्नल मिल रहे होते हैं सप्लायर को या प्रोड्यूसर को कि भाई इसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसको ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन अगर इन्फ्लेशन होगी, तो इन्फ्लेशन जो है ना, वो जो गुड्स तो उतनी ही रिक्वायर्ड हो रही है, लेकिन प्राइस जो बढ़ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो बेसिकली और डिमांड नहीं होती, इसका मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है वो। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्राइस सिग्नल मतलब ये गलत सिग्नल, कंफ्यूज होता है प्राइस सिग्नल से। मैं दोबारा बताऊं? सप्लाई कम हो जाती है लेकिन। नहीं, देखें, ये लोग प्राइस जो जो प्राइस सिग्नल क्या होता है? अच्छा, जनरली इसको, इस बात को समझें कि जब भी प्राइस बढ़ रही होती है, तो ये प्रोड्यूसर को सिग्नल जा रहा होता है, उनकी समझ में ये आ रहा होता है कि प्राइस बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना, इस चीज को, उसकी डिमांड बढ़ रही है, लोग उसको ज्यादा, उनको ज्यादा नंबर ऑफ गुड का डिमांड कर रहे हैं, तो वो, तो जो प्रोड्यूसर है वो और अपनी सप्लाई बढ़ा देता है। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ अगर ये लेकिन अगर ये प्राइस जो बढ़ी है, इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ओनली, इसका मतलब है डिमांड नहीं बढ़ी, ये सिर्फ प्राइस बढ़ रही है। तो फिर उनको कंफ्यूज होते हैं, यार ये पता नहीं प्राइस की वजह से किससे बढ़ी है, तो वो सिग्नल गलत चले जाता है। ये बात क्लियर हुई नहीं? जी, अब समझ आ गई। चलो ठीक है, गुड। अच्छा, इन्फ्लेशन कॉजिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन का तो मजीद दायरे, इन्फ्लेशन का मजीद इन्फ्लेशन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज है आपकी इन्फ्लेशन हुआ, एक चीज गुड बढ़ी हो, जब किसी और जगह इनपुट चीज जा रही है, तो और इन्फ्लेशन हो रही है। मिसाल के तौर पर एक जो है वो कॉटन अगर महंगी हो गई, जब कॉटन महंगी होगी, तो फिर जब वो जो वो जो जो जो, जो बने थ्रेड बनेगा, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जब थ्रेड फर्दर की थ्रेड की कॉस्ट बढ़ी, तो फैब्रिक की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब फैब्रिक की बढ़ी, तो गारमेंट की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये इसका समझ में आई? उसके और उसके उसके अलावा ये भी होता है कि जब आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, तो फिर जो 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 वर्कर है, वो भी आपकी जो है ना, वो ज्यादा उसकी डिमांड कर रहे होते हैं कि भाई जी। हमें जो इन्फ्लेशन हो रही है, हमें पैसे की ज्यादा जरूरत है, फिर उसकी और मजीद बढ़ जाती है उससे। ठीक है। अच्छा, ठीक है। स्टिमुलेटिंग आउटपुट भी होती है, ये भी होता है कि भाई एक स्टिमुलेट और पोटेंशियल बेनिफिट भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। बेनिफिट क्या होते हैं कि आपको पता है कि प्राइस बढ़ रही है, तो आप अभी आप प्रोड्यूस करके आप उसको ज्यादा आप महंगे दाम में बेच सकते हैं कि प्राइस प्राइस ऑलरेडी बढ़ रही है। ठीक है ना, ये एक फायदा ही है। दूसरा फायदा क्या होता है? बर्डन ऑफ डेट भी ये होता है। ठीक है। रियल इंटरेस्ट रेट में फॉल ड्यू टू इन्फ्लेशन, रियल इंटरेस्ट आपका फॉल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इवन बिकम नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, ये समझिए जरा आप। रियल इंटरेस्ट रेट में फॉल ड्यू टू इन्फ्लेशन और में इवन बिकम नेगेटिव। इसका मतलब ये होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो है ना इंटरेस्ट रेट अगर 4% है और इन्फ्लेशन 5% है, तो बेसिकली आपको जो है वो, अगर आप किसी से 4% पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपको पैसा अभी जो मिल रहा है, और प्राइस जो है वो इन्फ्लेशन जो 5% है, इसका मतलब है 1% और सस्ता ही ले लिया आपने पैसे। ये क्लियर है? जी। अच्छा, रियल और इन नॉमिनल का डिफरेंस तो पता ही होगा आपको ना। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये डिफरेंस आपको पता होगा। ठीक है। नॉमिनल का मतलब नौ जो जो जनरली जो है वो जो परसेंटेज 5%, 6.2% है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन को अगर हाथ से हटा दें, तो फिर वो रियल इंटरेस्ट रेट हो जाता है। जी। चलो ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो है वो प्रिवेंट, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट से भी हो जाता है। प्रिवेंट अनएम्प्लॉयमेंट फर्म, अच्छा इन डिफिकल्टीज में हैव टू रिड्यूस देयर कॉस्ट टू सर्वाइव। इसके फॉर मेनी फर्म वेजेस फ्रॉम this form a significant proportion of the total cost with zero inflation. And the firm may have cut their labor force. However, inflation would enable them to reduce the real cost.
of labor by either keeping nominal money wage constant or by raising with the line of inflation. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर ये इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इनको नॉर्मल पैसा उनको रख लेते हैं ताकि उसको अनएम्प्लॉय नहीं करते, ठीक है, बाय नॉट रेजिंग देम इन द लाइन विद द इन्फ्लेशन. अच्छा, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वर्कर्स विद स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर आर मोर लाइकली टू बी एबल टू अच्छा रेसिस्ट कट्स इन दियर रियल वेज. ठीक है, जब बढ़ी होती है तो क्या होता है, हु लैक बार्गेनिंग, की बार्गेनिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि फिर आप जो है ना आप जो पैसा की जो आप दे रही हैं, लेकिन जब आपके पास जो इसकी जो अगेंस्ट जो इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि अब वो चीज महंगी दामों में बिकेगी, तो वो आप कॉस्ट कवर कर लेती हैं लेबर को. ठीक है. जी ठीक। अच्छा, फैक्टर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन. अच्छा, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है? अच्छा, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन है, इस रेट होता है. फैक्टर अफेक्टिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है ना, एक तो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, यानी कि डिमांड पुल है, ये वो कॉस्ट पुश है, या इसका रेट कितना है, ये भी इम्पोर्टेंट है. अगर रेट अगर 2% 3% इज फाइन, लेकिन अगर 50% ऊपर चला गया तो बहुत डेंजरस होता है. और अच्छा, रेट इज एक्सीलरेटिंग और स्टेबल. एक्सीलरेटिंग मुस्तकिल बढ़ रहा है, स्टेबल है, ये भी इम्पोर्टेंट है. वेदर द रेट इज अदर हैंड भी एक्सपेक्टेड है कि नहीं है. ठीक है ना, हाउ द रेट कंपेयर विद द अदर कंट्रीज के मुकाबले भी देखना पड़ता है कि आप अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप दोनों को देखना पड़ता है. अगर आपकी अगर रेट ज्यादा बढ़ रही है और दूसरी कंट्रीज में इतनी नहीं बढ़ रही, रेट ज्यादा नहीं है, तो फिर आप जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहते. ये बात समझ में आ रही है आपके? जी ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो आप रेट जो है आपका अगर कम है और दूसरी कंट्रीज में ज्यादा, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, बेहतर हो जाता है. ये भी इम्पोर्टेंट है कि दूसरे के साथ. ठीक है, इसको रीड करना पड़ेगा आपको. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन. इस डिफरेंस पता है आपको? ये एमसीक्यू में लाजमी आते हैं. ठीक है, डिफरेंस पता है आपको? ये मैं बताऊं. नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, डिफ्लेशन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो है ना इन्फ्लेशन का अपोजिट है ये, यानी आपकी जो ओवरऑल प्राइस अगर बढ़ रही है वो कम होनी शुरू हो जाए. ठीक है, ये कहलाता है डिफ्लेशन. एक होता है डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपका इन्फ्लेशन तो है लेकिन रेट में कमी आ रही है. जैसे इसमें देखें 8% से आप कितने पे आ गए, 8% इंटरेस्ट आप 6% है. देखिए, ये एमसीक्यू में बहुत ही टैक्टफुली जो है ना वो समझना पड़ता है आपको, कि अगर आपका 8% 6% पे आ जाए तो आपके रेट तो बढ़े, लेकिन इन्फ्लेशन पिछली हो रही है लेकिन आपका लेकिन कम से हो रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब है आपकी प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो 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 आपका वो है रेट जो है ना वो कम है, बस. ये होता है डिसइन्फ्लेशन कहलाती है. और डिफ्लेशन बेसिकली जो आप कह रहे थे कि प्राइस कम हो रही है, ठीक है, तो वो डिफ्लेशन कहलाता है. अच्छा, लेकिन डिफ्लेशन बेसिकली बहुत इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक होता है. वजह पता है क्या होती है? कि वजह ये होती है कि अगर आप जो है ना वो आपको पता है कि आप एक चीज आप प्रोड्यूस कर रही है 10 रुपए में और प्राइस कम हो गया 8 रुपए में, तो आप तो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, तो आपकी सारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी. इतनी डेंजरस होता है. खुद सोचे ना, अगर एक चीज आप बना रही हैं, आप मतलब प्राइस मुस्तकिल कम हो रही है, एक 10 रुपए की चीज ली है, अगली दफा जब 8 रुपए की हो जाएगी, तो 10 रुपए की चीज अगर आप बना के 8 रुपए की नहीं बेचेंगे ना. ठीक है, इससे सारा का सारा आपका कॉस्ट जो है ना वो सारी खत्म हो सकती है. ठीक है। क्लियर है? जी अच्छा, तो ये आपका हो गया. उसके बाद डिफ्लेशन, अ सस्टेन्ड फॉल इन द प्राइस लेवल, अ फॉल इन इन्फ्लेशन रेट. ठीक है ना, ये यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है यहाँ पे. अच्छा, अगर आपके थोड़ी सी मैं वो कर लें, एक थोड़ा सा चलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं और फिर द बैलेंस ऑफ पेमेंट बुक अलग ही टॉपिक है. अगर मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी बोर हो रही है तो मैं थोड़ा सा वो टेस्ट कर लें थोड़ा सा ऑनलाइन, किस चीज का? इसी का इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का. मेरे पास कुछ वो है, अगर मैं आपको थोड़ी सी ना आपकी वो टेस्ट योरसेल्फ.
relative payments फिर next उसमें करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, वो अलग ही टॉपिक है ना। ठीक है, मैं आपको यहाँ से ना ये 10 MCQs हैं खाली छोटे-छोटे, हम इसमें जाते हैं, फिर उसके बाद इसके आंसर देख इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ। ठीक है, ये एक ऑनलाइन का टेस्ट है, इसको देखते हैं। आपकी स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा ठीक है, देखें अब ये ना, ये जैसे 10 MCQ कर लेते हैं तो। अच्छा ये जो है ना, ये इसकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की साइड है ये। ठीक है, तो ये इसमें देखते हैं थोड़ा सा इसमें, वो इस एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन ये टेस्ट 1 है ये। ठीक है ना, ये हम टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है एएस लेवल के, फिर ये 2 लेवल के 3 जो टोटल 6 हैं। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे। अब ये मैं टेस्ट 1 पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, टेस्ट 1 देखें। अच्छा आज ये देखें, ये थोड़ी सी आपका रिवीजन तो आपकी थोड़ी सी हो जाएगी ना, रिफ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, व्हाट मेक लैंड डिफरेंट टू अदर फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन। अब इसमें चारों में से सही क्या है? D लैंड अनलाइक कैपिटल लेबर ऑलवेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। कोई बात, चलें ठीक है, देख लेते हैं। जो अभी आप कर रही है ना, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो आप समझ रही है वो कर लें। ये देखा आपने, सप्लाई ऑफ लैंड इन कंट्री परफेक्टली इनइलास्टिक। जी आप समझती है डी सही है? चलें ठीक है, डी को क्लिक कर दिया। इस पे आ जाए। The table gives estimate of the price cost elastic of the demand for plane and rail. अच्छा ये आपको ये कौन सी इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, आपको अंदाजा है? जब हम प्लेन और ट्रेन के सब्स्टिट्यूट है ना, हम कौन सी इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं? प्राइस है, इनकम है, या कुछ और है? income ये है देखें, जब ये है ना सब्स्टिट्यूट, ये कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। आपको याद होगा कि अगर उसकी प्राइस को इम्पैक्ट क्या आ रहा होता है, याद आया? जी एक प्राइस का मतलब जो प्रोडक्ट की प्राइस से बढ़ेगी क्या फर्क पड़ेगा, अगर इनकम बढ़ेगी प्रोडक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन जब दो डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में ना, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो या सप्लीमेंट, जब वो कॉम्प्लीमेंट हो या सब्स्टिट्यूट हो, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, अच्छा अब देखें जरा, द टेबल गिव्स एस्टिमेट द प्राइस कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्लेन एंड रेल ट्रेवल फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ ट्रेन। ट्रेन का अगर ये है, ये कितने इलास्टिसिटी, लेकिन ये 4 है, यानी कि अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी, किसकी प्राइस बढ़ेगी? प्लेन की प्राइस बढ़ेगी। ट्रेन की प्राइस बढ़ेगी, तो अगर ट्रेन की प्राइस बढ़ेगी, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ ट्रेन। ट्रेन की प्राइस बढ़ेगी तो प्लेन की कितनी बढ़ेगी? सर्विस जो है ना, वो कितनी 0.6% बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो प्राइस अगर प्लेन की बढ़ेगी तो ट्रेन की जो है ना 0.4% बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों इन इलास्टिक है, लेकिन ये 0.6 है और ये 0.4 है। अच्छा, ट्रेन आर बेटर सब्स्टिट्यूट फॉर, अच्छा अब देखें, सब्स्टिट्यूट प्लान फॉर ट्रेन। अच्छा, द नंबर ऑफ people traveling by train exceed those traveling by plane. The demand curve for planes and trains would be positive with respect to price. Planes are better substitute for trains. ठीक है, अब बताएं कौन सा सही है? A डी डी A या C अच्छा, ए या सी? देखिए आप बताएं, फिर आप गैस लगाएं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसको वन बाय वन। स्मार्ट गैस लगाएं।
Trains are better substitute for planes than planes are for train. ए को कर दें, कर दे। ट्रेन्स आर बेटर सब्सिट्यूट। चलो, लेकिन ये लेकिन आपने इसको उस पे ए बी या सी कह दिया। चलो, ए को लगा लिया हमने, आगे चले। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द पब्लिक गुड? पब्लिक तो बहुत आसान है, फटाफट कर लेंगे आप। And by one consumer create negative externalities for other. पब्लिक गुड के बारे में, It's consumption by one consumer in rival in consumption, but not exclusively. One consumer does not restrict consumption by other consumer. Its consumption by one person depends on ability. अब बता कौन सा सही है? सी, वेरी गुड। चलो, अब देखते हैं इसके अंदर आगे जाके देंगे। 4 पे आ जाए। An argument for free trade is that it will increase the value of primary product, the current account deficit, cost of domestic product, competition of domestic industry. Increase किस चीज को करेगी? फ्री ट्रेड से। डी। डी। चलो 5 पे आ जाए। Over a period of years, the annual rate of inflation fall 5%, 2%. ये देखें, ये वाली जब हम भी पढ़ा था, 5% से 2% पे आ गया। The consumer price index has fallen. The cost of living has increased. The unemployment rate has fallen. सी। सी सही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट has fallen. चल, इस पे आ जाए। ये देखिए, ये तो दिया हुआ diagram showing trading position. ट्रेडिंग पोजीशन बताना बता। Position possibility of two economies, X and Y. Which statement about the economy is correct? Both economies have the same opportunity cost. दोनों की सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम opportunity cost कहाँ पर है? इकोनॉमी है कौन सी? बी। constant in both economies. चलो 7 पे आ जाए। Why might an increase in domestic interest rate have an adverse effect on a country's balance of payments and current account? ऑप्शन सी। It will cause exchange rate to depreciate. Depreciate करेगा। What might increase in domestic interest rate have an adverse? अच्छा, चले आगे देखते हैं। A country's term state currently standard 175. देखें 175 जो था ना, ये थी
any sir, base year 100 है. Since 2000, the average price of country's export has increased 40%. Export 40%. What has been the change in the average price of export? इसका फॉर्मूला नहीं है से यार तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का होता है. इंपोर्ट डिवाइड बाय एक्सपोर्ट होता है. देखें, बस शेयर करता हूँ. टर्म्स ऑफ ट्रेड. ये देखें, टर्म्स ऑफ ट्रेड का फार्मूला ये है. टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट ऊपर है, नीचे टर्म्स ऑफ इंपोर्ट. ठीक है, अब कर लेंगे. एक्सपोर्ट डिवाइड बाय इंपोर्ट. इंपोर्ट. ठीक है. हाँ, लगाए, अंदाजा लगाए कौन सा सही होना चाहिए. तो देखिए इंपोर्ट्स तो फाइंड करने हैं ना तो जी, इसलिए वो करना पड़ेगा आपको. जी. ऑप्शन डी. जी, चले चला, इस पे आ जाए. Which of the following could cause the long run aggregate supply to shift to the right? यहाँ से यहाँ राइट चला गया. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, increase investment opportunity, education and training. सी. ठीक है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखें इसको क्या बताएं. ये तो अभी अभी बिल्कुल अभी पढ़ा हमने.
rate of inflation country rose 10%, while unemployment fell to 2%. The country reached unemployment. Full employment. This example of inflation is likely to be result the following cause. अच्छा, hyperinflation है, cost push inflation, wage price spiral है, ये डिमांड पुल. अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया. फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंच गया. बताइए क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? कॉस्ट पुश होगी. कौन सी कॉस्ट पुश? चलें कॉस्ट पुश जी. करें. कॉस्ट पुश कैसे लग रहा है आपको? ये इन्फ्लेशन कंट्री रोज टू 10% विद एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आपके 2% जो है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है. चले बालिश को कर लेते, कोई मसला नहीं, तो चेक करते हैं जी. ठीक है, अब ये वाला आप देंगे. अब इसको रिव्यू करते हैं. कथी कौन सा है? पहला वाला जो आपका था, पहला का था ये वाला 2%, सॉरी 10 ये बैक से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, अब इसका जो सही आंसर है ना, वो क्या होना चाहिए आपका? क्योंकि आपका ये देखें, आपकी 10% बढ़ी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है. और आपकी जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर लोग डिमांड ज्यादा करेंगे. ठीक है ना, तो डिमांड बढ़ेगी ना, लेकिन डिमांड पुल आ जाएगा ना. बात समझ में आ रही है आपने? जी. पक्का? चले, क्योंकि जब आपके पास जब ये क्योंकि 10% तो बढ़ी है, लेकिन आपके अनएम्प्लॉयमेंट कम को एम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब ये हुआ कि लोगों में 2% बढ़ गई कंट्री के अंदर. जब बढ़ गई तो इन्होंने डिमांड ज्यादा की. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट वाला जो है ना आपका सही दिन के दिन एजुकेशन ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक था. उसके बाद ये वाला 75%. ठीक है ना, आपका जो है ना इसका आंसर गालिबन जो है ना ये वाला होना चाहिए. ये वाला, ये पता कैसे आएगा? ये पता कैसे आया, समझ में आया आपको? देखिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको पता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या था आपके पास? एक्सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट इंडेक्स था. ठीक है, एक्सपोर्ट इंडेक्स. ठीक है, एक्सपोर्ट इंडेक्स और डिवाइड बाय इंपोर्ट इंडेक्स. ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, नहीं अजीब तरीके से लिखा जाए, लेकिन आपको शायद समझ में तो आ ही रहा होगा. जी. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया हुआ है. टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया ना आपके पास, ये लिखा हुआ है कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड. टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है कि ये आपके यहाँ पे आ जाएगा 175. ठीक है, और ये जो आपका दिया ना एक्सपोर्ट वाले जो दिया हुआ है 40%, ये आपका 40 यहाँ पर आ गया. और मालूम क्या करना है? प्राइस ऑफ इंडेक्स मालूम करते हैं. ये तो आपको पता ही नहीं, तो आपने यहाँ एक्स रख दिया, और ये 100 ऐसे एज इट इज है. ठीक है. अच्छा, जब आप एक्स को वहां लेके जाए, ठीक है, 175 को यहाँ ले आए. अब 40 डिवाइड बाय 175 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर जो है ना वो तकरीबन जो है वो 20 के आसपास आएगा, 2022 आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रही बात? जी. अच्छा, अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पास जो है ना वो टर्म टू 175 बढ़ गया, तो मतलब जाहिर है आपके पास वो बढ़ गई है. ठीक है जी, क्लियर है? जी. चले हम आगे चलते हैं. तो चलो, अच्छा अब बैक पे चले गए. आपका ये वाला देना, ये देखें, माइट बी इंक्रीज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट. ठीक है ना, एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट. ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है ना वो आपकी ये वाली है, इट विल मेक द कंट्री इंडस्ट्री लेस कम्पिटिटिव. ठीक है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? आप समझिए क्यों? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लोग जो है ना कम लेंगे वो, तो आपकी कंट्रीज इंडस्ट्री जो लेस कम्पिटिटिव हो जाएगी. बात समझ में आ रही है? जी. इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है ना, तो लोग जो है ना जाहिर जो कॉस्ट जो जी. लोग लोन लेके प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है.
तो क्या होता है, महंगी हो जाती है, फिर कॉम्पिटिटिव नहीं रहते वो, प्राइस उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए इस पे आ जाइए। आपका बिल्कुल सही था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कांस्टेंट। ठीक है, 100 बिल्कुल बराबर थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद और बैक पे आप जाए तो ये ओवरऑल पीरियड ऑफ द ईयर द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% 2%, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज फॉलन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज फॉलन। अब इसमें सही कौन सा है देखें, आपका ये वाला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज। अरे कितनी अजीब सा लग रहा है ना आपको, ये 5% 2% हो गया, लेकिन क्योंकि ये डिसइन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं है। ठीक है, ये बड़ा टेक्निकल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई या नहीं हुई? क्योंकि आपका 2% तो बड़ा है ना, पहले आपका 5% बढ़ी थी प्राइस, अब 2% बढ़ी, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ी है आपकी। ठीक है, क्लियर? जी चले अब उसके बाद जी ये आ जाए, ये आपको कंपटीशन डोमेस्टिक बिल्कुल सही बताया आपने, ये भी सही है। इट इज कंजप्शन ऑफ वन कंज्यूमर डज नॉट रिस्ट्रिक्ट कंज्यूम, बिल्कुल ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी पब्लिक गुड्स की। फिर ये आ गए, ये बिल्कुल सही बताया आपने। ट्रेन इज बेटर, ट्रेन आर बेटर सब्स्टिट्यूट, ठीक है, फॉर प्लेन, प्लेन्स आर फॉर ट्रेन, क्योंकि जिनके जो है ना, ये 6% में फर्क आ जाएगा अगर आप क्यों करेंगे। अगर ट्रेन में 6% में आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएंगे ट्रेन पे लोग, और अगर आपके पास प्लेन में चेंज आएगा तो यानी 40% आप उसको कह सकते हैं। लेकिन अगर प्लेन में ले जाएंगे ट्रेन तो बेटर, तो अगर प्लेन में अगर फर्क आता तो फोन लोग इस सब चले जाएंगे, तो बेटर सब्स्टिट्यूट हो गया। वेरी गुड, ये भी हो गया। उसके बाद आप देखें ये वाला, अच्छा फर्स्ट वन, दिस मेक्स डिफरेंट द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसे क्या देखें, लेकिन ये फिक्स कॉस्ट जो है ना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास जो है ना ये सप्लाई ऑफ लैंड इस कंट्री से परफेक्टली, सप्लाई आपकी लैंड। देखिए दुबई में तो अपने वो उसको भी फेल कर दिया ना उन्होंने, उसको भी इलास्टिक 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 कर दिया ना, लेकिन वैसे जनरली क्या होता है, सप्लाई कंट्री परफेक्टली नहीं इलास्टिक, यानी बढ़ी नहीं सकती है, ऐसे ही है ना? ठीक है, जी अच्छा अभी क्लियर है? ठीक है, जी मैंने इसलिए थोड़ा मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन जी वगैरह भी, एमसीक्यू भी थोड़ा सा ना हमारे पास थोड़ा होना चाहिए। फिर मेरे पास दूसरी वो है, इसमें ना ये आपके बच्चे क्वेश्चन टाइम टू टाइम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज मैं आपको जी शायद आपको दिखाई दी मैंने कि उसके अंदर एमसीक्यू है ना तकरीबन बहुत सारे हैं, तो लेकिन कोशिश करेंगे कुछ कुछ एमसीक्यू जरूर कर लें, फिर पेपर 2 भी इंशाल्लाह करेंगे। बीच में थोड़ा सा ये बीच में करते जी रहेंगे, थोड़ा सा मैं टच रहेंगे। ठीक है, ठीक है कॉल भी हो जाएगी आपका। फिर मेरे ख्याल आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली आपको याद हो गया होगा कि एक्सपोर्ट ऊपर और इम्पोर्ट जी नीचे आता है। ठीक है, जी अच्छा काफी आज के लिए, कुछ और अगर पूछना है तो मुझे बता दीजिए अगर कोई अभी के लिए क्वेश्चन। तो काफी है चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मंडे को इंशाल्लाह क्लास होती है। ठीक है, जी ओके, ठीक अल्लाह है हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज़।